अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द पाइड पाइपर। बहुत मशहूर कहानी है। एक्चुअली एक पोम थी, बहुत पुरानी, गालिबन कोई 100-150 साल पुरानी तो होगी, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी थी। लंबी सी पोम थी बहुत, और इंग्लिश भी उसकी काफ़ी मुश्किल थी उस ज़माने के हिसाब से थी ज़ाहिर। तो वो इतनी मशहूर हुई कहानी, इतनी मशहूर हुई कि पता नहीं दुनिया कितनी ही ज़मानों में उसका तर्जुमा किया गया, और उस पर पॉम्स भी बनाई गई, उसके ऊपर स्टोरीज़ भी बनाई गई, कार्टून्स भी बने, फिल्म भी बनी, पता नहीं क्या क्या इस पर काम हो चुका है, बहुत मशहूर हुई है लोगों में। तो अब उसी की अगेन एक कहानी की शक्ल आपके सामने मौजूद है। यकीनन सबको पता ही होगी, अक्सर बच्चों ने सुनी भी ही होगी कहानी, तो इसलिए समझने में कोई मुश्किल होनी भी नहीं चाहिए। कहानी तो आप लोगों ने सुनी भी है ना ज़्यादातर, तो इसीलिए हम डायरेक्टली जल्दी से शुरू करते हैं। पाइड पाइपर। पाइड पाइपर, पाइड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो दो रंगों की हो। ठीक है, तो इसका जो ये जो कपड़े पहना हुआ था ना ये आदमी, इस जिसके ऊपर ये कहानी है, उसके दो रंग के कपड़े थे, तो एक तरफ लाल था और एक तरफ पीला था, या अभी आगे आ जाएगा एग्जैक्टली। तो अलग अलग कहानी में उसको अलग अलग कलर के कपड़े पहनाते हैं, लेकिन एक्चुअली जब ये शुरू हुआ था तो वो दो कलर के कपड़े पहनता था, तो दो रंगी कपड़ों को पाइड कहते हैं। ठीक है, पाइड क्लोथ्स। और पाइपर कहते हैं एक ऐसे शख्स को जो कि बांसुरी या उस जैसी कोई चीज़ जिसमें कि फूंक मार के बजाई जाती है उसको बजाता हो। ठीक है, तो द पाइड पाइपर एक ऐसा म्यूजिशियन, ऐसी कैसी बांसुरी बजाने वाला जिसने दो रंगे कपड़े पहने हुए थे। वंस आई वॉज ऑन हॉलीडे इन अ फनी लिटिल टाउन इन अ कंट्री कॉल्ड जर्मनी। अच्छा, कहानी ये जर्मनी की ही मशहूर है। एक ज़माने की बात है, मैं छुट्टियों पर था। एक अजीब फ़नी से छोटे से टाउन के अंदर मैं था मौजूद, जो कि एक मुल्क में था जिस मुल्क का नाम है जर्मनी। अब फ़नी का मतलब तो होता है वो जिसको देख के हंसी आए, तो उसमें कुछ अजीब व गरीब चीज़ें होंगी उस शहर में, उस कस्बे में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो दूसरे शहरों या दूसरे कस्बों के मुकाबले में थोड़ी मुख्तलिफ होंगी, और उनको देख के हंसी आती होगी, इसलिए इन्होंने इसको फ़नी लिटिल टाउन कहा है। एट द टॉप देयर वॉज अ बिग माउंटेन। उस शहर या उस कस्बे में ऊपर की तरफ एक बड़ा सा पहाड़ था। स्टीप लाइक द रूफ ऑफ अ हाउस, इतना ऊंचा और इतना दुश्वार गुजार था इसके, जैसे कि किसी घर की छत हो। अच्छा, अब स्टीप कहते हैं जैसे ये स्लोप है ना किसी चीज़ पे ऊपर चढ़ाई का, तो चढ़ाई मुश्किल करते जाएं, चढ़ाई चढ़ना जैसे जैसे चीज़ खड़ी होती जाएगी उतना ही चढ़ना उससे मुश्किल होता जाएगा। तो उसकी चढ़ाई इतनी ख़तरनाक थी जैसे कोई अपने पाँव चढ़ के, अपने पाँव से चल के छत के को टच करना चाहे, तो मुश्किल है ना, मतलब ऐसे इतना सीधा वर्टिकल दीवार की तरह। तो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि स्टीप लाइक द रूफ, उसकी चढ़ाई इतनी मुश्किल थी जैसे कि दीवार पे चढ़ के छत पे जाना हो। रूफ ऑफ अ हाउस, किसी घर की छत जैसे उस पर चढ़ना मुश्किल होता है बगैर सीढ़ियों के, तो ऐसे ही उस पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। खड़ा था बिल्कुल, समझ लें। एंड एट द बॉटम देयर वाज अ बिग रिवर ब्रॉड एंड स्लो। और उस के निचले वाले हिस्से में, उस गांव के या उस शहर के, सॉरी, एक दरिया था जो कि काफ़ी चौड़ा सा था और हल्के हल्के बहता था। बिग रिवर, अच्छा, आमतौर पे जितने बड़े दरिया होंगे तो ज़ाहिर है उसमें पानी की तो यानी आमतौर पे कम होगी, सिवाय इसके कि सैलाब आए। पानी जितना चौड़ाई में बहेगा उतना आराम आराम से बहेगा। जब कम जगह से बहुत सारा पानी गुजारने की कोशिश करेंगे तो वो रश करेगा, गश करेगा। तो वो चूँकि बहुत बड़ा था, चौड़ा सा था, तो आराम आराम से बहता था पानी वहाँ से। And the funniest thing about the little town was that all the shops had the same thing for sale in them: big chocolate rats and mice. और बड़ी हंसी की बात ये थी, बड़ी अजीब सी बात थी वहाँ पे, कि उस छोटे से कस्बे के बारे में, कि तमाम दुकानों पे एक ही चीज़ बिक रही थी वहाँ पे। वो थी बड़ी बड़ी चॉकलेट के चूहे। अब चूहों की दो किस्में होती हैं ना, रैट और माउस। रैट थोड़े बड़े बड़े होते हैं और माइस थोड़े छोटे छोटे होते हैं, तो चूहे ही बोलेंगे हम इसको। तो चॉकलेट के जो है ना वो चूहे बिक रहे होते थे वहाँ पे। वी वर सरप्राइज अबाउट इट, हम बड़ा हैरान हुए इसको देखकर। वाई डू यू हैव रैट्स इन योर शॉप्स, वी आस्क्ड। आप लोगों के पास ये चूहे क्यों हैं दुकान पे? डोंट यू नो अबाउट हैमलिन टाउन, तुम्हें नहीं पता हैमिलिन टाउन के बारे में, हैमिलिन कस्बे के बारे में? दिस इज़ वेयर पाइड पाइपर केम, यही तो वो जगह है जहाँ पाइड पाइपर आया था। दे टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया। श्योरली यू नो द स्टोरी, यकीनन तुम्हें कहानी का पता तो होगा। नो, व्हाट्स द स्टोरी, वी सेड, नहीं नहीं, क्या कहानी, हमने कहा। एंड दैट इज़ व्हाट दे टोल्ड अस, और तो फिर उन्होंने हमें ये कहानी सुनाई। तो ये इन्होंने कहानी के शुरू करने के लिए एक एक
प्रीएम्बल बांधा है, एक तमहीद बांधी है कि भाई कहानी यूँ शुरू हुई कि हम एक जर्मनी के एक कस्बे में गए, वहाँ पे सब लोग जो है चॉकलेट के बने हुए चूहे बेच रहे थे। मतलब चूहे नहीं थे वो, असल में खाने की चॉकलेट थी। जैसे बेयर्स होते हैं ना, गमी बेयर्स, तो खाने के होते हैं, शेप उनका बेयर जैसा होता है। तो चॉकलेट के खाने वाले चूहे की शक्ल के चॉकलेट्स थी। तो वो हमने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बताया तुमने वो कहानी नहीं सुनी, हमारा कस्बा उस कहानी की वजह से मशहूर है, इसलिए हम सब वही बेचते हैं। तो लोग सैयाह आते हैं दूर दूर से और हमसे ख़रीद के लेके जाते हैं एज ए सुवेनियर, या बच्चे शौक से खाते हैं। तो कहानी जो पता चली वो यूँ थी। अब आगे कहानी असल में शुरू हुई है। It seems that once, long ago, Hamelin was dreadfully troubled with rats. ऐसा लगता है कि जैसे एक दफ़ा बहुत अरसे पहले की बात है, हैमिलिन ये कस्बा जिसका नाम है हैमिलिन, वो बहुत ही बुरी तरह से मुश्किल का शिकार था चूहों की वजह से। बहुत चूहे थे वहाँ पे। The houses were full of them. घर भरे पड़े थे उन चूहों से। The stores and churches were full of them. जो मुख्तलिफ स्टोर्स थे और जो चर्च थे, जो क्रिश्चियंस की इबादतगाह होती है, वो भी भरे पड़े थे। They were everywhere. हर जगह ही जो है वो चूहे ही चूहे थे। दुकानें, गोदाम, हर जगह चूहे भरे हुए थे। Those rats fought dogs, killed cats and even big sleeping babies. Oh. Even bit sleeping babies. वो चूहे जो हैं वो कुत्तों से लड़ जाते थे, बिल्लियों को मार देते थे, यहाँ तक के सोते बच्चों को भी काट लिया करते थे। बिट काट लेते थे। तो they boldly stole cheeses and licked the soup from the cook's own ladles. वो बड़े ही बहादुरी के साथ जो है वो पनीर या चीज़ जो है उसको चुरा लिया करते थे। बहादुरी कब होगी? जब वो देखने वालों के सामने ही चुरा के ले जा रहे होंगे, तो चूहे के लिए बहादुरी कही जाएगी, बोल्ड कहा जाएगा। कि लोग खड़े हैं, देख रहे हैं, वो बहुत सारे चूहे एकदम से आए और खटाखट चीज़ उठाया और भाग पड़े, और इतने सारे और खूंखार किस्म के हैं कि उनके पीछे जाने की भी किसी को हिम्मत नहीं हो रही। इसलिए बोल्डली लिखा है, बहादुरी से। और बहादुरी मतलब उनको डर नहीं था किसी का, वो बेखौफी से जो है वो चीज़ चुरा लिया करते थे। और इतने बेखौफ हो गए थे कि कोई कुक सूप बना रहा है, उसने सूप का चमचा निकाला बाहर उसको चखने के लिए, तो उन्होंने उसमें से चख लिया सूप। ठीक है, रेडल्स कहते हैं वो चमचा गोल सा जो सूप का चमचा होता है ना, तो कुक ने अभी चमचा निकाल के चखने के लिए बाहर निकाला था, वो चख लिया करते थे उसमें से, वो उसको खा लिया करते थे। इतने ज़्यादा वो बेखौफ हो गए थे, निडर हो गए थे, क्योंकि उनको लोगों का कोई खौफ नहीं था। वो बड़े बड़े ख़तरनाक चूहे थे। दे मेड नेस्ट्स इन पीपल्स कबर्ड्स, वो अपने घर बना लेते थे लोगों की अलमारियों में। एंड दे मेड सो मच नॉइज दैट समटाइम्स पीपल चैटिंग वर ड्राउन आउट बाय देयर स्क्वीकिंग। और वो इतना शोर मचाते थे कि बाज़-औक़ात लोगों की बातें करने की आवाज़ जो है ना वो दब जाती थी उनकी जो चूं की जो चूं की आवाज़ होती है ना, उनकी आवाज़ों में। चैटिंग कहते हैं बातें करना, और ड्राउंड का मतलब डूब जाना, यानी दब जाती थी। लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही जो आपस में बातें कर रहे हैं, और चूहों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, इतनी ज़ोर-ज़ोर से वो चूं करते थे। At last it got so bad that the people simply couldn't stand it any longer. आखिरकार इतना ज़्यादा मामला ख़राब हुआ कि लोगों से फिर बर्दाश्त नहीं हो रहा था मज़ीद। couldn't stand का मतलब बर्दाश्त ना होना, any longer मज़ीद। So they all came together and went to the town hall to say to the mayor. तो वो सब जमा हुए एक साथ और फिर टाउन हॉल पहुँचे। टाउन हॉल क्या होता है? किसी भी छोटे कस्बे के अंदर एक सेंट्रल जगह होती है जहाँ पे कि लोग मिलके अपनी कोई दावतें रखते हैं, कोई शादियाँ रखते हैं, और टाउन के जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं उनकी मीटिंग्स भी वहीं होती हैं। तो मेयर आमतौर पे टाउन हॉल में ही पाया जाता है। तो वो टाउन हॉल गए ताकि अपने मेयर से जाके कह सकें। मेयर जैसे कि समझ लें उस कस्बे का जो सरदार होता है उसको मेयर कहते हैं। हे, व्हाट डू वी पे यू फॉर? हम तुमको पैसे क्यों देते हैं भाई? व्हाट यूज़ आर यू? तुम हमारे किस काम के हो? तुम्हारा फ़ायदा क्या? इफ़ यू कांट गेट रिड ऑफ दीज रैट्स, अगर तुम ये चूहों से हमारी निजात नहीं दिला सकते, हमें निजात नहीं दिलवा सकते, तो तुम्हारा क्या फ़ायदा? इतना हम पैसे देते हैं, टैक्स वैक्स देते होंगे ना, हर महीने टैक्स लेता होगा मेयर उनसे कि भाई सड़कें बनवानी है, तो ये काम करवाना है, तो वो काम करवाना है, तो पैसे हम तुमको क्यों देते हैं? यू मस्ट क्लियर द टाउन ऑफ देम और वील गेट रिड ऑफ यू। तुम्हें आप टाउन को, इस कस्बे को उनसे साफ़ करना पड़ेगा, चूहे साफ़ करने पड़ेंगे, वरना हम तुमको साफ़ कर देंगे, यानी तुमसे निजात हासिल कर लेंगे, यानी तुमको निकाल देंगे मेयर की हैसियत से। द मेयर डिडंट नो व्हाट टू डू। मेयर को समझ में ना आया क्या कि करना क्या है।
He sat there with his head in his hands and thought. वहीं बैठा रह गया, अपना सर अपने हाथों में थामे और सोचने लगा. Suddenly there was a rat-tat-tat and a scraping at the door. अचानक ही दरवाजे पे ठक 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 खटखटाने की आवाज़ आई और जैसे किसी ने किसी चीज़ से दरवाजे को खुरचा हो. स्क्रैपिंग मतलब कोई चीज़ रगड़ी हो दरवाजे पे. ओह, हाउ द मेयर जम्प्ड. ओह, मेयर कैसे उछला उस वक्त उस आवाज़ को सुन के, क्योंकि वो कहीं खोया हुआ होगा ना सोचों में. ही कुड नॉट बेयर एनी रैटी साउंड्स. और उससे वो रैटी साउंड्स तो वैसी बर्दाश्त नहीं होती थी. कट 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 कहीं हो रही है, उसको डर लगने लगता था. लो पे और चूहे आ गए. Then realizing it was a visitor, the mayor sat up and said, "Come in." और जब ये अंदाज़ा हुआ कि कोई विजिटर है जो कि विजिट करने आया है, कोई मिलने आया है, कोई मेहमान है, तो मेयर सीधा होकर बैठा, उसने आवाज़ लगाई, आ जाओ भाई. एंड इन केम द स्ट्रेंजेस्ट फिगर. और अंदर दाखिल हुआ बड़ा अजीब सा ही दिखने वाली कोई शख्सियत. इट वॉज अ मैन, वेरी टॉल एंड वेरी थिन. ये एक आदमी था जो काफ़ी लंबा और काफ़ी दुबला पतला सा था. विद अ शार्प चिन. उसकी चिन बड़ी शार्प थी. शार्प का मतलब तेज़ नहीं थी बल्कि नोकीली थी. बाद लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं ना, तो उनकी जो थोड़ी होती है वो ज़रा नोकीली सी होती है देखने में, उसको कहते हैं शार्प चिन. तो उसकी चिन बहुत शार्प थी यानी नोकीली सी थी. एंड अ स्मूथ माउथ एंड अ स्मॉल माउथ एंड टू ब्लू आइज ईच लाइक अ पिन. और छोटा सा मुंह था उसका और दो नीली नीली आंखें थीं और दोनों आंखें जैसे जैसे पिन हो. अभी कौन सी पिन की बात हो रही है? एक तो पिन वो होती है ना जो चुबाने के लिए इस्तेमाल होती है, सुई. तो ये सुई की तरह से भी कह सकते हैं कि बहुत छोटी आंखें थी, बहुत छोटी छोटी आंखें थी सुई जैसी. और एक पिन वो होती है जो कि आप लगाते हैं अपनी टाई के अंदर या किसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए. वो थोड़ा गोल सी होती है, बड़ी सी होती है और चमकदार सी होती है. ठीक है, तो ये उस पिन की भी बात कर रहे हो सकता है. तो वो चमकदार सी नीली नीली आंखें, जैसे कि किसी ने टाई को रोकने के लिए टाई पेन लगाते हैं ना, तो वो लगा दियो. जैसे बालों में भी बाल पेन लगाते हैं तो वो खूबसूरत खूबसूरत सी मोतियों वाली भी होती हैं. तो इट कुड बी कि आंखों को खूबसूरत मोतियों जैसा कह रहे हो यहाँ पे. एंड ही वॉज जस्ट हाफ इन रेड एंड हाफ इन येलो. आ गई ना वो बात कि आधा उसने लाल कपड़ा पहना हुआ था और आधा पीला. ये देखें, ये नज़र आ भी रहा है, आधा ये आधा लाल आधा पीला. ठीक है जी. फिर क्या हुआ? ही रियली वॉज द स्ट्रेंजेस्ट फेलो. वो बिल्कुल ही दूसरों से बड़ा मुख्तलिफ, अजीब व गरीब दिखने वाला शख्स था. एंड राउंड हिज नेक ही हैड अ लॉन्ग रेड एंड येलो रिबन विद अ स्ट्रेंज लिटिल फ्लूट टाइड टू इट. और उसके गले के गिर्द बंधा हुआ था एक लाल और पीले रंग का रिबन, एक पट्टी सी कपड़े की. और उसके अंदर उसके साथ थी एक अजीब सी छोटी सी बांसुरी, उससे बंधी हुई थी. टाइड टू इट, बंधी हुई थी उस कपड़े के साथ. He said to the mayor, I hear Hamelin is troubled with rats. उसने कहा मेयर से, मैंने सुना हैमलिन को चूहों से बड़ी परेशानी है. Yes, groaned the mayor. मेयर ने कहा, क्या जिक्र छेड़ दिया तुमने. हाँ भाई, ग्रोनिंग का मतलब होता है वो आवाज़ जो दर्द में निकाली जाती है ना, कर रहा ना. तो जाहिर एक दर्द भरी दास्तान छेड़ दी उसने. तो मेयर ने ऐसे ही तो कहना था. हाँ सही कहा. Would you like me to get rid of them? क्या आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को उनसे निजात दिला दूं? Can you? cried the mayor. How? Who are you anyways? Anyway. क्या वाकई आप ऐसा कर सकते हैं? मेयर ने चिल्ला के कहा. और कैसे? और तुम हो कौन? आखिरकार तुम हो कौन? Anyway. यहाँ पे जो कहना चाह रहे हैं, तो कहना चाह रहे हैं आखिरकार आप हैं कौन? They call me the Pied Piper, said the man. वो मुझे पाइट पाइपर कह के पुकारते हैं. लोग मुझे पाइट पाइपर कहते हैं. सेड द मैन. उस आदमी ने कहा, आई नो अ वे टू ड्रॉ आफ्टर मी एवरी टाइप ऑफ लिविंग थिंग. मुझे एक तरीक़ा आता है जिसकी मदद से मैं अपनी तरफ खींच लेता हूँ, अपने साथ साथ अपने पीछे पीछे खींच लेता हूँ किसी भी तरह की ज़िंदा चीज़ को. कोई भी ज़िंदा चीज़ हो उसको मैं अपने पीछे लगा सकता हूँ. वॉट विल यू गिव मी इफ़ आई रिड यू अ टाउन ऑफ रैट्स. तो मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारे इस कस्बे को चूहों से निजात दिला दूँ? Anything, said the mayor. I don't believe you can do it. मुझे तो यकीन ही नहीं है कि आप ये कर सकते हैं. मैं आपको जो मांगेंगे वो दे दूंगा, कुछ भी जो आप कहेंगे. But if you can, लेकिन अगर तुमने ये कर दिया, I'll give you 5,000 marks. मैं आपको 5,000 मार्क्स दूंगा. आप सोच लें कि बहुत पुरानी कहानी है ना, मतलब 150 साल पहले 5,000 मार्क्स की बहुत वैल्यू होती थी, बहुत पैसे होते थे.
मार्क्स एक करेंसी है। ऑल राइट सेड द पाइपर, इट्स अ बार्गेन। ठीक है, तो फिर हमारी डील हुई। बार्गेन का मतलब हमारी डील हो गई, हमने मामला तय कर लिया, पक्की हो गई बात। एंड देन ही वेंट टू द डोर एंड स्टेप्ड आउट इनटू द स्ट्रीट। और फिर वो दरवाजे पे गया और फिर सड़क पे निकल गया। He put the flute to his lips and began to play a strange, high little tune. उसने वो बांसुरी अपने होठों से लगाई और फिर बजाना शुरू की, एक अजीब व गरीब सी, काफ़ी ऊंची आवाज़ वाली, तेज़ आवाज़ वाली और छोटी ट्यून। यानी एक होता है ना कि आपने कोई धुन बनाई, टू अब चलती जा रही है, लंबी लंबी धुन नहीं थी, धुन छोटी थी, बार बार रिपीट हो रही थी। कुछ ऐसी आवाज़ थी जो सुनने में बहुत ऊंची आवाज़ थी और बार बार रिपीट हो रही थी, इसलिए इसको लिटिल ट्यून कहा गया। ट्यून कहते हैं मौसीकी को बजाना। आफ्टर जस्ट अ फ्यू नोट्स अ नॉइज़ बिगेन टू ग्रो। कुछ ही उसने सुर लगाए होंगे अभी कि एक आवाज़ उठना शुरू हुई। First it was low muttering, which then grew to a grumbling and then mighty rumbling. ये तीनों मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें हैं। जो मटरिंग कहते हैं बड़बड़ाने की जैसी आवाज़ें, ऐसे कुछ आवाज़ें आई। फिर ग्रम्बलिंग जैसे कि कुछ कोई पत्थर वत्थर खिसक कर, फिर रम्बलिंग जैसे कोई बड़े बड़े कोई पहाड़ हिल रहे हों, कोई बादलों की गरजने की जैसे आवाज़ होती है। तो पहले हल्की हल्की आवाज़ आई, फिर उससे बड़ी आवाज़, फिर आवाज़ बहुत बढ़ गई। सडनली आउट ऑफ द हाउस इज अ रैट केम टम्बलिंग। और फिर घरों में से जो है ना चूहे निकल के आए, वो लौटते पोटते गिरते पड़ते। ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, ब्राउनी रैट्स, fathers, mothers, uncles, cousins, families of by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives, all followed the piper. हर तरह के ही जो है ना वो चूहे वहाँ से निकल कर आए। तो वो किस किस तरह के निकल के आए उन्होंने उसकी एक आपको लिस्ट बना के दे दी। तो बड़े बड़े चूहे, छोटे छोटे चूहे, पतले चूहे, बहुत ताकतवर चूहे, ब्रानी कहते हैं, बहुत ताकतवर। अब्बा, उनकी अम्माएँ, उनके चचा ताया, सब रिश्तेदार, सारे कज़न्स, पूरी की पूरी फैमिली, 10-10 दर्जन भर बहन भाई, मियाँ बीवी, सभी जो हैं वो पाइट पाइपर के पीछे चल पड़े। From street to street they went till they came right down to the edge of the big river. एक सड़क से दूसरी सड़क पे वो चलते चले गए, यहाँ तक कि वो पहुँच गए ठीक ठीक उस बड़े से दरिया के किनारे। And there the piper turned sharply about and stepped aside. और फिर अचानक से फिर पाइपर जो है ना एक फ़ौरन जल्दी से तेज़ी से मुड़ा और सामने से हट गया। All the rats tumbled head over heels down the bank into the river and drowned. तमाम चूहे जो हैं वो उलटते पुलटते, हेड ओवर हील कहते हैं किसी की ऐसी कलाबाजी खाना कि बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो जाए, ये कलाबाजी खाने को हेड ओवर हील्स कहते हैं। तमाम के तमाम चूहे उलटते पुलटते कलाबाजियाँ खा के वो दरिया के उस किनारे से लुढ़क गए दरिया में और डूब गए। एवरी सिंगल वन, उनमें से एक एक आखिरी भी जो बचा ना वो भी, सारे के सारे ही, एक्सेप्ट वन बिग ओल्ड फैट रैट, ही डिडंट सिंक। सिवाय एक मोटा सा चूहा, वो नहीं डूबा। ही स्वैम अक्रॉस एंड रैन अवे डाउन साउथ टू लिव। वो तैर गया दरिया पार कर लिया उसने, स्वैम अक्रॉस, दरिया पार कर गया और फिर भागता हुआ वो साउथ में चला गया, यानी उस गांव से दूर नीचे की तरफ इलाके में निकल गया कि वहाँ जाके रहेगा। तो इतने सारे सैकड़ों हज़ारों चूहों में से एक बचा खाली, बाकी सब के सब डूब के मर गए। सारे चूहों के सब रिश्तेदार, सारे बहन भाई चूहे, अम्मा अब्बा, सब मर गए। तो चूहों की जितनी भी नस्ल थी ना, उनके कज़न्स, उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, उनके चचा ताया, चूहों के सारे सब मर गए वहाँ पे, सब डूब गए। अब क्या हुआ जनाब? देन द पाइपर केम बैक टू द टाउन हॉल। फिर पाइपर वापस टाउन हॉल आया। एंड ऑल द पीपल वर वेविंग देयर हैट्स एंड शाउटिंग जॉयफुली। तमाम लोग ही उसको अपने कोई टोपी हिला हिला के उसको खुशामदीद कह रहा था, कोई हाथ हिला रहा था और चिल्ला रहे थे खुशी के मारे। The mayor said they would have a big celebration in the middle of the town. मेयर ने कहा हम सब मिलके बड़ी ज़बरदस्त सी दावत रखेंगे, खूब जश्न मनाएंगे इस अपने टाउन के बिल्कुल बीच में। He asked the piper to join them. उसने पाइपर से कहा कि हमारे साथ शामिल हो जाओ। Yes, said the piper, that will be very nice. But first I should like my money.
हाँ, पाइपर ने कहा, ये बड़ा अच्छा लगेगा उस दावत में आना, लेकिन पहले ज़रा मेरे पैसे दे दीजिए। ओह, हाँ हाँ हम अच्छा वो पैसे, हाँ ओ अच्छा सेड द मेयर, दैट वाज अ जोक, अरे वो तो मैंने मजाक किया था तुमसे। आई डोंट आई डू नॉट जोक, मैं तो मजाक नहीं करता, सेड द पाइपर वेरी क्वाइटली। पाइपर ने बड़े खामोशी से कहा, माई 5,000 मार्क्स प्लीज, मेरे 5,000 मार्क्स दे दीजिए जनाब। ओ कम ऑन नाउ, अरे अब छोड़ो भी, सेड द मेयर, you know very well it wasn't worth 5 cents to play a little tune like that. Call it 5 marks. अरे तुम तो जानते हो इतनी छोटी सी म्यूजिक बजाने के तो 5 सेंट भी नहीं होते, 5 पैसे की बात भी नहीं है, इतनी छोटी सी म्यूजिक बजाई तुमने, अच्छी तरह तो जानते हो तुम ये बात। चलो 5 मार्क्स ले लो। अ बार्गेन इज अ बार्गेन, सेड द पाइपर। भाई डील तो डील होती है, पाइपर ने कहा। फॉर द लास्ट टाइम, विल यू गिव मी माई मनी, आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ जनाब, क्या आप मुझे मेरे पैसे देंगे? फॉर द लास्ट टाइम वार्निंग के लिए कहा जाता है, आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ। I'll give you 5 marks, something good to eat, and call you lucky at that, said the mayor sharply. मेयर ने गुस्से से ना तेज आवाज में कहा, मैं तो तुमको 5 रुपए दूंगा बस, 5 मार्क्स दूंगा बस, और कुछ अच्छा खाने के लिए दे दूंगा, और ये भी मिल गया तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो बस, वरना तो ये भी ना मिलता, ऐसे धक्के देके निकाल देते हैं यहाँ से हम तुमको। Then the piper's mouth grew strange and thin and his eyes glinted. पाइपर का मुंह और छोटा अजीब सा हो गया ना, पतला कर लिया उसने, गुस्से में होता है ना मुंह भींच लेते हैं, ऐसे होंठ पतले होगा उसके खींचने की वजह से, और शक्ल अजीब सी हो गई, आंखें चमकने लगी। ही सैड टू द मेयर वेरी सॉफ्टली, उसने मेयर से बड़े आराम से बात की और कहा, आई नो अनदर ट्यून, आई प्ले टू दोज हु प्ले मी फॉल्स, मुझे एक और ट्यून भी आती है जनाब, और मैं उनके लिए बजाता हूँ जो मेरे साथ कोई गड़बड़ करते हैं, प्ले मी फॉल्स, मेरे साथ धोखा करते हैं। प्ले वॉट यू प्लीज, जो चाहो बजाओ, यू कांट फ्राइटन मी, तुम मुझे नहीं डरा सकते, डू योर वर्स्ट, जो बदतरीन कर सकते हो कर लो, हमें क्या मसला है, सेड द मेयर, मेयर ने कहा, मेकिंग हिमसेल्फ बिग, अपने आप को बड़ा बनाते हुए ना, बड़ा बनाने के लिए क्या करता है बंदा, ऊंचा होकर खड़ा हो जाता है, चौड़ा होके, बस चौड़ा होकर खड़ा हो गया, अरे तो कर सकते हो कर लो, क्या कर लोगे हमारा, क्या बिगाड़ लोगे। Then the piper stood high up on the steps of the town hall and put the pipe to his lips. फिर वो पाइपर था, वो खड़ा हुआ, सीढ़ियों पे, टाउन हॉल की सीढ़ियों पे ऊपर जाके खड़ा हो गया, और वो जो पाइप था, वो जो बांसुरी थी, वो उसने अपने होठों से लगा लिया, एंड बिगेन टू प्ले अ लिटिल ट्यून, और फिर एक छोटी सी म्यूज़िक बजानी शुरू की। इट वॉज डिफरेंट ट्यून, इट वॉज अ डिफरेंट ट्यून, वो एक मुख्तलिफ म्यूज़िक थी इस दफ़ा, दिस टाइम वेरी सॉफ्ट एंड स्वीट एंड वेरी वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सी, बहुत ही नर्म सी, बड़ी ही ऐसी मीठी मीठी सी म्यूज़िक थी। पहले वाली ज़रा ऊंची आवाज़ की थी ना, ये ज़रा मीठी मीठी सी थी। एंड बिफोर ही हैड प्लेड 3 नोट्स, और इससे पहले कि वो 3 सुर लगाया था, क्या हुआ कि यू हर्ड अ रसलिंग दैट सीम्स लाइक अ बसलिंग ऑफ मैरी क्राउड्स। तो ये रसलिंग बसलिंग जो है ना, वो हम माने आवाज़ हैं, जो उनकी आवाज़ भी एक हम माने अल्फाज हैं, जिनकी आवाज़ भी चूँकि एक जैसी होती है तो इसलिए साथ ही इस्तेमाल कहते हैं। रसलिंग बसलिंग चीज़ों की सरसराहट, जैसे किसी चीज़ को हिलाने की, कहीं से किसी के चल के जाने की, बहुत सारे लोग चल के जा रहे हों तो उनकी आवाज़ों को रसलिंग एंड बसलिंग कहते हैं। जैसे बाज़ों का चादरों को एक दूसरे में मूव किया जा रहा है, कपड़े सरसरा रहे हैं, तो जब बहुत सारे लोग मूव अराउंड करते हैं तो उनके मूव अराउंड करने की जो आवाज़ें आती हैं ना, उसको रसलिंग और बसलिंग कहा जाता है। तो पहले कुछ सरसराहट की सी आवाज़ आई, फिर कुछ लोगों के चलने की आवाज़ आई, काफ़ी सारे खुश खुश लोग चलते हुए आ रहे थे, खुश खुश मजमा था जो चलता हुआ आ रहा था, खुशी में झूमता हुआ चलता हुआ आ रहा था, ऐसा चलने की आवाज़ आ रही थी। सडनली स्मॉल फीट वर पैटरिंग, लिटिल हैंड्स क्लैपिंग एंड लिटिल टंग्स चैटरिंग। अगेन देखें ना, इसमें बहुत सारे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि राइमिंग वर्ड्स हैं या हम वज़न अल्फाज हैं। तो अचानक ही छोटे छोटे पैरों की पट 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 पटाने की आवाज़ आई, और छोटे छोटे हाथों की तालियां बजाने की आवाज़ आई, और छोटी छोटी ज़बानों की कुछ बोलने की आवाज़ आई, बातें करने की आवाज़ आई, यानी बच्चों की आवाज़ आई जो चलते हुए आ रहे थे तालियां बजाते हुए, मुंह से कुछ बोलते हुए। एंड केम आउट द चिल्ड्रन रनिंग, और बच्चे बाहर आए भागते हुए। All the little boys and girls with rosy cheeks and flaxen curls and sparkling eyes and teeth like pearls, tripping and skipping, ran merrily after the wonderful music with shouting and laughter. पढ़ने में इसको मज़ा ऐसा ही है, इसको रुक रुक के पढ़ने में मज़ा नहीं है, बात जिस तरह से की है ना, तो ज़रा वो पोएटिक अंदाज में बात की है, रिदमिक बात की है, तो पढ़ने में मज़ा ऐसे ही आएगा। तो इसको आप शुरू से एक दफ़ा ना ऐसे पढ़िएगा जल्दी जल्दी में।
तो अचानक से क्या हुआ कि बच्चे बाहर आ गए, तो तमाम छोटे लड़के लड़कियां, कोई रोज़ी चीक्स किसे कहते हैं? रोज़ कहते हैं गुलाब के फूल को। तो ऐसे बच्चे जो सेहतमंद होते हैं, तो उनको कहते हैं, उनके गाल जो हैं वो सेहतमंद होने की वजह से लाल लाल हो रहे होते हैं, तो ऐसे बच्चों को रोज़ी चीक्स वाले बच्चे कहते हैं, कि गाल लाल हो रहे होते हैं। ठीक है। एंड फ्लैक्सिंग कर्ल्स, कर्ल्स कहते हैं घुंघराले बालों को, और फ्लैक्सन कहते हैं जो कि येलो कलर के हों, यानी खूबसूरत येलो हेयर, ब्लॉन्ड जिसको हम कहते हैं ना। तो बड़े बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे, कोई लाल लाल गालों वाले, पील येलो कलर के, गोल्डन बालों वाले, चमकती आँखों वाले, स्पार्कलिंग आइज, चमकती आँखों वाले, और इतने प्यारे प्यारे दांत जैसे कि मोती जड़े हों, वो जनाब स्किपिंग, उछलते हुए, ट्रिपिंग, एक दूसरे में कहीं से अटकते हुए, कहीं कहीं पाँव फंसा तो लड़खड़ाते हुए, कहीं से लड़खड़ाते, कहीं से अटकते, कहीं से उछलते, भागते दौड़ते, खुशी खुशी उस खूबसूरत म्यूज़िक के पीछे पीछे शोर मचाते, हंसते मुस्कुराते आ गए। स्टॉप स्टॉप क्राइड द पीपल, ही इज टेकिंग आवर चिल्ड्रन, स्टॉप हिम मेयर। अरे रोको रोको, लोगों ने चिल्ला के कहा, वो हमारे बच्चे ले जा रहे हैं, रोको उसको मेयर। आई विल गिव यू योर मनी क्राइड द मेयर एंड ट्राई टू रन आफ्टर द पाइपर। मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मेयर ने चिल्ला के कहा, और उस पाइपर के पीछे भागा। बट द सेम म्यूजिक दैट मेड द चिल्ड्रन डांस मेड द ग्रोन अप पीपल स्टैंड स्टॉक स्टिल एज इफ देयर फीट हैड बीन टाइड टू द ग्राउंड। लेकिन वही म्यूज़िक जो कि बच्चों को भगा रही थी, बच्चों को नचा रही थी, बच्चे खुशी से नाच रहे थे उस म्यूज़िक को सुन के, उसी म्यूज़िक की वजह से वो जो बड़े लोग थे वो अपनी जगह ऐसे बिल्कुल सख्त खड़े रह गए कि उनके पाँव अपनी जगह से हिल नहीं रहे थे, जैसे कि उनके पाँव ज़मीन से बांध दिए गए हों। द स्टूडेंट सॉ द पाइपर मूव स्लोली डाउन द स्ट्रीट। वो वहाँ खड़े के खड़े रह गए और देखते रहे कि पाइपर कैसे सुकून से सड़क के साथ साथ चलता हुआ जा रहा है, विद द चिल्ड्रन फॉलोइंग हिम, और बच्चे उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। ऑन एंड ऑन दे डांस्ड, आगे आगे बढ़ते चले गए वो नाचते हुए, टिल दे केम टू द रिवर बैंक, यहाँ तक कि वो दरिया के किनारे पहुंचे। ओह ही विल ड्राउन देम क्राइड द पीपल, अरे ये तो उनको डुबो देगा, लोगों ने चिल्लाकर कहा। बट लेकिन अब क्या होगा? द पाइपर टर्न, पाइपर उस किनारे से मुड़ गया, एंड वेंट अलोंग बाय द बैंक, और फिर उस किनारे के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। एंड ऑल द चिल्ड्रन फॉलोड आफ्टर, और सारे बच्चे उसके पीछे पीछे जाना शुरू हो गए। अब द हिल दे वेंट, और फिर वो उस पहाड़ी पे चढ़ना शुरू हो गए, स्ट्रेट टुवर्ड्स द माउंटेन, वो पास उस बड़े पहाड़ की तरफ, सीधा सीधा उस बड़े पहाड़ की तरफ निकल खड़े हुए। एंड जस्ट एज दे गॉट टू इट द माउंटेन ओपन लाइक टू ग्रेट डोर्स, और जब वो उस पहाड़ के करीब पहुंचे तो दरवाज़ा ऐसे खुल गया जैसे दो बड़े बड़े दरवाजे, वो पहाड़ ऐसे खुल गया जैसे दो बड़े बड़े दरवाजे खुले हों। द पाइपर वेंट इन प्लेइंग द ट्यून, वो पाइपर अंदर चला गया अपनी म्यूज़िक बजाता हुआ। एंड द चिल्ड्रन डांस्ड आफ्टर हिम, और बच्चे उसके पीछे पीछे नाचते हुए चले गए। Then just as they got through, the great doors slid together again and shut them all in, every single one. और बस जैसे ही वो पूरे सारे के सारे अंदर दाखिल हुए, वो बड़े बड़े दरवाजे खिसक के वापस बंद हो गए, और उन सबको उन दरवाज़ों ने अंदर बंद कर दिया, हर एक को, एवरी सिंगल वन, यानी उनमें से हर एक को, एक्सेप्ट वन लिटिल चाइल्ड, सिवाय एक बच्चे के, हु हैड हर्ट हिज लेग, जिसकी की टांग में तकलीफ थी, एंड वॉज टू स्लो टू गेट देयर, वो इतना स्लो चल रहा था कि वहाँ ना पहुँच सका। द चिल्ड्रन नेवर केम बैक, बच्चे फिर कभी वापस ना आए। बट years afterwards, the fat old rat's grandchildren would ask him, "What made you follow the music, grandfather?" लेकिन उसके बाद कई सालों बाद वो जो मोटा सा चूहा था, उसके पोता पोती उससे पूछते थे कि वो क्या बात थी कि आप उसकी म्यूज़िक को फॉलो कर रहे थे दादा जान। He would say, वो चूहा, मोटा चूहा कहता, "My dears, when I heard that tune, I thought I heard the moving aside of pickle tub lids and the leaving ajar of preserved cupboards, and I smelled the most delicious old cheese in the world." And then, just as a great yellow cheese seemed to be saying, "Come, eat me," I felt the cold river. क्या हुआ? वो कहता, मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जब सुनी वो आवाज़, वो म्यूज़िक, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने सुना हो कि कोई जो अचार होते हैं ना, अचार के टब का ढक्कन किसी ने खोल दिया हो, पिकल टब की लिड्स खोल दी गई हों, मूविंग असाइड, हटाई हो किसी ने,
अचार के टब के ढक्कन। अचार मुख्तलिफ़ तरह का होता है, कुछ हमारे यहाँ मिर्चों वाले अचार होते हैं चटपटे, कुछ पिकल्स होते हैं जो मज़े मज़े की सब्जियां सिरके में डाल के रख दी जाती हैं, नमक के पानी में डाल के रख दी जाती हैं, ताकि उनमें खटास सी पैदा हो जाए और ज़्यादा अरसे के लिए उनको चला सकें, जल्दी ख़राब ना हो। उसको भी पिकल्स कहते हैं। तो कोई पिकल का टब था जिसमें कि सब्जियां वगैरह का अचार सा बनाया जा रहा था। उसका किसी ने ऐसा लगा मुझे कि उसका ढक्कन हटाया, वो चूहे बहुत शौक से खाते हैं। या फिर किसी ने अ, ऐसी कबर्ड्स का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है जिसमें कि सामान उठा के रखा गया हो खूब सारा खाने पीने का। या फिर मैंने ऐसे महसूस किया कि बहुत ही मज़ेदार पुराना चीज़, दुनिया का बहुत ही मज़ेदार चीज़ जो है ना, उसकी खुशबू आई हो। तो ऐसी चीज़ें मुझे महसूस होना शुरू हो गई जब मैंने म्यूज़िक सुनी। और फिर जब जैसे ही मैंने अ, फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कि वो जो बड़ा सा चीज़ का टुकड़ा पीले रंग का मुझसे कह रहा हो कि आओ मुझे खा लो। तो जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि वो टुकड़ा मुझसे कह रहा है आओ मुझे खा लो, और मैंने छलांग लगाई होगी उसकी वजह से, आई फेल्ट द कोल्ड रिवर। तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे नीचे तो ठंडा यख दरिया बह रहा है, यानी मैं दरिया में छलांग लगा चुका था। ठीक है जी, तो ये इन्होंने बड़ी तफसील से बताया कि मुझे महसूस क्या हो रहा था, जैसे कि कोई अचार हों या कोई जैम्स वगैरह कहीं उठा के रखे गए हों, उसका दरवाज़ा खोल दिया गया हो, ऐसी कबर्ड का जहाँ कोई जैम्स जलीज इस तरह की जो महफूज रखने वाली चीज़ें हैं उनको रख दिया गया हो, या कोई चीज़ हो जो मुझे सूंघने को महसूस सूंघ मुझे मुझे महसूस हो रहा हो, मेरी स्मेल आ रही हो उसकी। तो ये तमाम चीज़ें मुझे खींचती चली गई। उसकी म्यूज़िक सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें मौजूद हैं, मैं खिंचता चला गया यहाँ तक कि मैं दरिया में जा गिरा। When similarly the people asked the child, उस एक बच्चे से जब लोगों ने पूछा What made you follow the music, तुम्हें क्या हुआ कि तुम उस म्यूज़िक के पीछे पीछे चले गए? He said, It sounded like a voice telling me about a wonderful, safe country where no one was tired or hurt. मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे कि कोई बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ मुझसे कह रहा हो, बड़ा ही ज़बरदस्त सी एक जगह के बारे में बता रहा हो कि एक जगह है बड़ी हैरान कर देने वाली ज़बरदस्त जगह, जहाँ बहुत हर कोई महफूज है, जहाँ कोई भी ना थकेगा ना कोई उसको चोट में लगेगी। एंड चिल्ड्रन प्लेड ऑल डे, जहाँ बच्चे सारा दिन खेलते हैं। एंड जस्ट एज द ब्यूटीफुल कंट्री वॉज वन स्टेप अवे, और जब कि वो खूबसूरत मुल्क या खूबसूरत जगह एक कदम ही दूर थी, द माउंटेन क्लोज्ड ऑन माई प्लेमेट्स, तो दरवाज़ा पहाड़ का बंद हो गया मेरे साथियों के ऊपर। प्लेमेट्स में साथी दोस्त, आई वॉज लेफ्ट अलोन, मैं अकेला रह गया। दैट वॉज ऑल द पीपल एवर न्यू, बस यही था जो लोग जान सके। द चिल्ड्रन नेवर केम बैक, बच्चे फिर कभी वापस ना आए। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, और यहाँ कहानी ख़त्म करते हैं। ठीक है जी, तो मज़ेदार सी कहानी थी। कहानी तो आपने सुनी भी होगी, इसमें जो मज़ा था वो क्या था, वो इस प्रोस का मीटर था, इसको लिखने का जो अंदाज़ था ना, उसमें इन्होंने बड़े मज़े मज़े के अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको जिस अंदाज से रिपीटेटिवली लिखा, तो सुन के पढ़ के आपको शायद मज़ा आया होगा। ठीक है भाई, तो अब सवाल जवाब पे आते हैं। और सवाल जवाब पे जब आते हैं तो मैं एक ही बोरिंग सी बात करता हूँ आप लोगों से। आप लोग हर दफ़ा कहते हैं क्या एक ही बात हर दफ़ा कहते हैं, लेकिन कहनी पड़ती है भाई, कि मैं चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम में सवालों को याद करके जाने की टेंशन से निजात हासिल करें। वो कैसे हासिल हो जाएगी? याद ही नहीं करना पड़ेगा, पूरी पूरी बुक आप एग्ज़ाम में जाके काम करके आ जाएंगे और याद नहीं करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? कि अगर आप सवालों के जवाब खुद से दें। सवाल मैं अच्छे से समझा दूंगा, जवाब आपने खुद लिखने हैं। जब आप जवाब खुद लिखेंगे तो उसमें कुछ गलतियाँ होंगी, गलतियाँ किसी टीचर से करेक्ट करवा लीजिएगा। जब गलतियाँ करेक्ट होंगी फिर अगला चैप्टर आप ऐसे ही अटैम्प्ट करेंगे तो वो पहले से बेहतर होगा, उसमें कम गलतियाँ निकलेंगी, फिर उससे अगला अटैम्प्ट करेंगे वो उससे बेहतर होगा, यहाँ तक कि जब आप बुक एंड तक पहुँचेंगे तो आप उतना कॉन्फिडेंट होंगे कि आपको पता होगा सारे जवाब मैंने खुद ही तो लिखे हैं और मुझे आते हैं लिखना कि कैसे लिखे जाते हैं। और यूँ आपको एग्ज़ाम में याद करके नहीं जाना पड़ेगा। कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे ही पूछ सकते हैं। मैंने ईमेल एड्रेस अपना इसीलिए दे दिया है कि भाई आप मुझे यहाँ ईमेल कर दें अपने आंसर्स, मैं आपको करेक्ट करके भेज दूँगा। और भेजे भी हैं मैंने कई लोगों को। मुझसे लोग पूछते रहते हैं वो यूट्यूब पे, जी इस सवाल का क्या करें, तो मैं उनको आंसर करेक्ट करके भेज देता हूँ। ठीक है जी, तो हिम्मत करें, शाबाश, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और सवालों को करने का तरीका ये है कि पहले एक सवाल सुनिएगा, जब वो सवाल पूरा एक्सप्लेनेशन सुन लें तो वहाँ पे वीडियो पॉज़ कर दीजिएगा। पहले उसका जवाब लिखिएगा, फिर आगे चलिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, वरना जब एक साथ सारे सवाल सुन लिए ना तो आप भूल जाएंगे पहले सवाल में क्या बताया था। ठीक है, तो शुरू करते हैं बस। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर वॉज द स्टोरी सेट, कहानी कहाँ किस इलाके के बारे में है? तो जवाब कैसे लिखेंगे? द स्टोरी वॉज सेट इन डैश 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 टाउन इन डैश 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 कंट्री। ठीक है,
तो इन अ लिटिल टाउन ऑफ जर्मनी, ऑफ उस टाउन का नाम बता दीजिएगा। तो इस सवाल ही इतना छोटा सा है, मैंने ऑलमोस्ट पूरा जवाब बता ही दिया आपको। ज़रा जल्दी से जवाब लिखें, उस टाउन का नाम लिखें, इन जर्मनी आखिर में लिख दीजिएगा। जब लिख लें तो दूसरा सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज द मेयर? पिक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एंड एक्सप्लेन व्हाट ही वाज लाइक। मेयर के बारे में बताइए वो किस टाइप का आदमी था। जो पीछे तफसीलात आई हैं उनमें से कि वो किस तरह का आदमी था, उसमें कुछ आप अपनी तरफ से चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उसकी पर्सनैलिटी सामने आई है उसकी मदद से आप बता सकते हो किस तरह का आदमी था, ठीक है। तो लेट्स सी कि आप अपने से हर एक ना एक मुख्तलिफ जवाब दे सकता है, इसकी इजाज़त है इस सवाल में। ख़ास तौर पे मेयर की डिस्क्रिप्शन जब आप बता रहे होंगे तो उसमें आप थोड़ा सा डिफरेंट जवाब दे सकते हैं। तो लेकिन जवाब शुरू कैसे करेंगे? तो जवाब ऐसे शुरू कर सकते हैं कि द मेयर, इट सीम्स दैट द मेयर इज़ नॉट अ नाइस पर्सन। यहाँ से शुरू कीजिएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई ना पूरी कहानी पढ़ के, मेयर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा आदमी नहीं है। और ये बता सकते हैं कि उसको यकीन नहीं था कि पाइड पाइपर उसको बच्चों को निजात दिला देगा, बच्चों उनको चूहों चूहों से निजात दिला देगा, ये यकीन नहीं था उसको। और वो थोड़ा मोटा सा था। और ये भी कह सकते हैं कि ही वॉज अ लायर, ये भी बता सकते हैं झूठा था। ही वॉज अ रूड पर्सन, ये बता सकते हैं, क्योंकि उसने जब बात की थी कितना रूडली बिहेव किया था। उसने पाइड पाइपर को जो है कितना मॉक किया था, उसको उसका मजाक उड़ाया था कि तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है। तो वो रूड था, नाइस पर्सन नहीं था, मे बी मोटा सा था, ठीक है, और झूठा था, अपने प्रोमिसेस करके तोड़ने वाला आदमी था। तो ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। और शुरुआत कैसे करते हैं, कैसे करेंगे कि मैंने कहा कि आई थिंक दैट द मेयर वाज नॉट अ नाइस पर्सन, यहाँ से शुरू कीजिएगा और फिर आगे वो सारी तफसीलात बताइएगा। लेट्स सी कि आप कैसे जवाब देते हैं। जब ये जवाब लिख लें, यहाँ पे पॉज करें, जब ये जवाब लिख लें तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफेक्ट डिड द पाइपर्स प्लेइंग हैव ऑन द चिल्ड्रन? पाइपर के म्यूज़िक बजाने से बच्चों को क्या हुआ? तो ये आप पूरी बात बताइएगा। अच्छा सॉरी, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बताया, 4 पे आ गया, सॉरी, वो 2 था मेयर वाला, पहले 3 कर लेते हैं। पिक आउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पाइड पाइपर, व्हाट वाज ही लाइक बिफोर ही लेट द रैट्स अवे एंड हाउ डिड ही चेंज व्हेन द मेयर रिफ्यूज्ड टू पे हिम। गुड। अब पाइड पाइपर के बारे में बताएंगे। पाइड पाइपर वॉज अ टॉल एंड थिन मैन, ये तो यहाँ से शुरू करेंगे आप, है ना। और उसने कैसे कपड़े पहने थे वो बता देंगे, उसके गले में क्या था वो बता देंगे, तो कैसा दिख रहा था ये बता दिया आपने। फिर जब मेयर ने उसको पे करने से रिफ्यूज़ किया, व्हेन द मेयर रिफ्यूज टू पे हिम, जब मेयर ने उसको पे करने से रिफ्यूज़ किया तो क्या हुआ? उसकी शक्ल कैसी हो गई थी? हिज फेस चेंज्ड, है ना, इट बिकेम स्ट्रेंजर। और फिर क्या हुआ था? उसकी जो शख्सियत थी उसमें क्या तब्दीली आई थी? आप ये कह सकते हैं कि वो उसके चेहरे से गुस्सा झलक रहा था, वो एंग्री लग रहा था। इसमें भी अगेन आपके पास मार्जिन है, आप अपने हिसाब से जवाब में ना अल्फाज अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। आपको कैसा लग रहा था सुन के कहानी कि वो किस तरह का हो गया था? तो वो गुस्से में आ गया था, वो जो है वो उसके बावजूद भी बहुत सॉफ्टली बात कर रहा था। उसने उनको मौका दिया कि वो उसको चांस दिया कि वो उसकी बात समझ लें और उसको राइटफुली वो पैसे दे दें जो उसके बनते थे। जब उन्होंने नहीं दिए तो फिर वो उसने कहा कि अब मैं बदला लेके रहूँगा। अच्छा, जो बदला लेने वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं वेंजफुल। तो आप आखिर में कह सकते हैं इवेंचुअली ही बिकेम वेंजफुल, आखिरकार वो वेंजफुल बन गया था, वो बदला लेने में वाला बन गया था। उसने सोचा मैं बदला लेके छोड़ूंगा। तो ये इस पाइपर की डिटेल्स हो गई कि पहले कैसा था, पतला दुबला सा था, देखने में अच्छा लग रहा था, उसके चेहरा कैसा था सब बता देंगे आप। और लेकिन उसके बाद जब उसने इनकार कर दिया तो पहले उसने सॉफ्टली आर्ग्यूमेंट किया, जब सॉफ्ट आर्ग्यूमेंट से नहीं बात बनी तो उसने गुस्से का इज़हार किया, उसकी चेहरा थोड़ा सा स्ट्रेंज हो गई थी, शक्ल बदल गई थी और फिर वो वेंजफुल हो गया था। यूँ इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका जवाब पूरा लिख लें फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इफेक्ट डिड द पाइपर्स प्लेइंग हैव ऑन द चिल्ड्रन? हाँ, तो अब इसका जवाब कैसे शुरू करें? डायरेक्टली भी शुरू कर सकते हैं कि द चिल्ड्रन स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस, ऐसे भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि अगर सवाल के रेफरेंस से जवाब बनाया जाए, सवाल को रेफर किया जाए जवाब में, तो
द पाइपर्स प्लेइंग अफेक्टेड द चिल्ड्रन इन अ वे दैट, ऐसे करके शुरू कर दें, पाइपर के बजाने से बच्चों पे असर हुआ के, और फिर आगे जुमला जमा लगा ऐड कर दीजिए दे कि वो उछलते कूदते नाचते गाते जो है वो पाइपर के पीछे पीछे चलने लगे, दे स्टार्टेड फॉलोइंग हिम करके कुछ, और वो सारी बातें उनके जो एक्शंस थे ना, उछलते कूदते नाचते खुशी खुशी तालियां बजाते, वो सारी बातें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, ये सब चैप्टर में मौजूद है, वहाँ से उठा सकते हैं आप कि आप अच्छा सा जवाब लिखिए। यहाँ पे पॉज कीजिए, फिर क्वेश्चन 5 पे चलते हैं आपके लिखने के बाद। Question number 5. Do you think it was right of the Pied Piper to take such a harsh revenge on the town of Hamelin? What other way could he have asked the mayor to fulfill his promise, or do you think he should have forgiven the mayor for breaking his promise instead? Give reasons for your answer. काफ़ी लंबा सा जवाब बनेगा इसका, और अगेन इसका जवाब भी आप जो भी देंगे कबूल होगा, सिवाय इसके कि आई डोंट नो नहीं कबूल होगा, बाकी चलेगा। तो आपके ख्याल से क्या उसने अच्छा किया नहीं किया? कुछ बच्चे कहेंगे आई थिंक, यहाँ से जवाब शुरू होगा, आई थिंक दैट द पाइड पाइपर शुड नॉट हैव टेकन सच अ हार्श रिवेंज फ्रॉम द टाउन ऑफ द हैमलेट, ऐसे कह सकते हैं। कुछ कहेंगे आई थिंक दैट पाइड पाइपर द हार्श रिवेंज दैट द पाइड पाइपर हैड टेकन फ्रॉम द टाउन ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन ऑफ हैमलिन वाज राइट। कुछ बच्चे यूँ कहेंगे, कुछ कहेंगे कि आई डोंट थिंक दैट इट वाज राइट ऑफ द पाइड पाइपर टू टेक सच अ हार्श रिवेंज। तो दोनों में से जो भी रास्ता आप चुनना चाहें आप चुन सकते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि आप अपना रीज़न बताइए कि क्यों। फिर ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं करता तो क्या करता, व्हाट शुड हैव ही डन। ये बड़ा इमेजिनेटिव जवाब हो सकता है, आपके ख्याल से क्या करना चाहिए था उसको। तो कुछ बच्चे कहेंगे आई थिंक ही शुड हैव टेकन ऑल द एल्डरली पीपल विद हिम टू द माउंटेन। लेकिन फिर बच्चों का कौन ख्याल रखता, अभी बताए ना, अगर सारे बड़े चले जाते तो बच्चों को कौन पालता। या ही शुड हैव टेकन द मेयर विद हिम ओनली, ऐसा भी हो सकता था, कुछ बच्चे कहें। तो ये अगेन ये जवाब कोई सही और गलत बात नहीं है इसमें। आपका क्या ख्याल है कि उसको क्या करना चाहिए था? अगर वो बच्चों को नहीं लेके जाता तो फिर क्या करता, या आपके ख्याल से वो बच्चों मेयर को माफ़ी कर देता? तो मेरे ख्याल से कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होता जो ये जवाब लिखता हो कि मेयर को माफ़ कर देना चाहिए था। तो ठीक है, अगर आप ये लिखना चाहते हैं कि मेयर को माफ़ कर देते तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ही शुड हैव फॉरगिवन द मेयर एंड इंस्टेड ही शुड हैव मेड द मेयर गिव हिम द मनी बाय प्लेइंग हिज ट्यून। ये जवाब भी बना सकते हैं आप। तो अगेन काफ़ी लंबा सा जवाब होगा, और जवाब कैसा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कोई गलत जवाब नहीं है, सारे ही जवाब सही माने जाएंगे, बस उसकी ग्रामर सही होनी चाहिए, तो वो आप चेक करवा लीजिएगा। ठीक है, तो जवाब लिखिए जनाब, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वीडियो पॉज कर दीजिए। Question number 6. What did the people think, feel and do when their children were led away? लोग क्या कर रहे थे जबकि उनके बच्चों को उठा लेके जा रहा था? तो ये भी बहुत आसान सी बात है। तो एग्जैक्टली चैप्टर में वो पूरा वाक़या लिखा हुआ ही है ना, तो उसको क्वेश्चन से रिलेट कर दें बस। When the people realized that their children were being led away, ऐसे करके शुरू कीजिएगा। When people realized that their children were being led away, अब फिर आगे अपनी बात बताइएगा कि उनको क्या हो गया था। तो वो घबरा गए, वो चिल्लाने लगे, उन्होंने मेयर को आवाज़ लगाई कि क्या हो रहा है, देखो उसको रोको, ये सारी बात लिखिएगा। ठीक है, लेकिन जब वो उसके पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे तो वो नहीं हिल पा रहे थे, क्योंकि उनके पाँव जो है वो ज़मीन पे जम गए थे उसकी म्यूज़िक की वजह से। ठीक है, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उन्होंने प्ली भी किया उसको, बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो उससे मिन्नत भी की कि हम पैसे दे देते तुमको, लेकिन उसके बावजूद पाइड पाइपर नहीं रुका। तो एट द एंड दे रिग्रेटेड, बड़ा उनको अफसोस हुआ, बड़ा उनको उन्होंने बहुत बुरा महसूस किया। ये सारी बातें आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो यूँ आपका ये जवाब भी मुकम्मल होगा। ठीक है, तो कहानी भी मज़ेदार सी थी, सवाल भी मुश्किल नहीं थे, और अक्सर सवाल तो ऐसे ही थे जिसमें कि आप जो भी जवाब लिखेंगे सही माना जाएगा। तो यूँ सवाल भी इतने मुश्किल नहीं थे, बस अच्छी सी ग्रामर सही करके लिखिएगा तो चेक करवा लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपको चैप्टर भी समझ में आ गया होगा और उसके क्वेश्चंस भी समझ में आ गए होंगे। अब किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी फिर दोबारा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।